नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का प्रीलिम्स मंत्रा में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं 11 और 12 जून के सभी करंट अफेयर्स को। आइए शुरुआत करते हैं। इस आर्टिकल में हम बात करेंगे आकाश तीर प्रोजेक्ट के बारे में। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि भारत जैसे एक बहुत बड़ा देश है, जैसे 7500 किलोमीटर के आसपास तो हमारा कोस्टल लाइन है, तो यहाँ पर अलग अलग जैसे रडार लगे होंगे नेवी के, ऐसे ही आर्मी वालों ने भी अलग अलग जगह पर अपने रडार लगा रखे होंगे, ऐसे ही आपके एयरफोर्स वालों ने भी लगा रखे हैं। अब दिक्कत क्या होती है कि हमारे पास रडार्स बहुत से हैं, बट एक होलिस्टिक इमेज नहीं डेवलप हो पाती। मतलब ये सभी आइसोलेटेड वे में वर्क कर रहे हैं। हम अब आकाश तीर प्रोजेक्ट में ये कर रहे हैं कि एक कॉम्प्रिहेंसिव एयर डिफेंस पिक्चर को तैयार कर सकें, जहां पर जितने भी हमारे रडार हैं इनके थ्रू मॉनिटरिंग, ट्रैकिंग, शूटिंग डाउन हम कर सके एनिमीज के टारगेटेड एयरक्राफ्ट्स को। मतलब ऐसा होगा कि जैसे मान लीजिए पाकिस्तान के साथ अगर हमारा युद्ध चल रहा है, तो हमारे पास एक होलिस्टिक स्काई की इमेज हो, ताकि हमें यह पता रहे कि कहां से कोई एनिमी की इनबाउंड आपकी कोई मिसाइल आ रही है या कोई एयरक्राफ्ट आ रहा है और हम वक्त रहते उसे शूट डाउन कर सकें। अब ये जो आकाश तीर प्रोजेक्ट है ये इनलाइन है आपके एयरफोर्स के एक प्रोजेक्ट से, दैट इज एयर कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम नेटवर्क। यहां पर हम सभी रडार्स को 2024 तक लिंक करना चाहते थे। सेम आर्मी भी इस चीज को कहीं ना कहीं प्रोत्साहित कर रही है। आर्मी भी चाहते हैं कि ये चीज होनी चाहिए। अब हर जगह पर आपके जैसे रडार्स की रिक्वायरमेंट अलग रहती है। जैसे एग्जांपल देना चाहूंगा, नॉर्दर्न पार्ट में और वेस्टर्न पार्ट में रडार के जो सिस्टम्स है वो टोटली डिफरेंट है। देखिए, एक टोटली प्लेन एरिया है, वहां पर आपके हैवी रडार्स भी चल सकते हैं। बट अगर नॉर्दर्न इंडिया की बात करें तो वहां पर जैसे आपको पता है कि माउंटेन्स हैं, तो वहां पर हमारे को लाइट वेट रडार सिस्टम चाहिए होगा। और ये भी ऐसा होने चाहिए कि जहां पर मोबिलिटी काफी अच्छी रहे। और यहां पर हमारी जो रिक्वायरमेंट रहेगी, ऐसा नहीं है कि वहां पर बहुत ज्यादा एयरक्राफ्ट मूव कर सकते हैं। वहां पर या तो आपकी मिसाइल सिस्टम अटैक कर सकते हैं या आपकी जो पैदल आर्मी है वो अटैक कर सकते हैं। तो हमें यहां पर इस चीज को फोकस में रखते हुए अपने रडार सिस्टम को डेवलप करना चाहिए। अब यहां इस प्रोजेक्ट में आर्मी के रडार्स आपके कम्युनिकेट कर पाएंगे एयरफोर्स नेटवर्क से भी, तो ये चीज हमारे को यहां पर एक पॉजिटिव देखने को मिलेगा। एक इंटीग्रेटेड हम कमांड चेन स्टैब्लिश करने की कोशिश कर रहे हैं यहां। आइए अब बात करते हैं अगले आर्टिकल की। इस आर्टिकल में हम बात करेंगे हाइड्रोजन के बारे में। देखिए, हाइड्रोजन की फॉर्मेशन को सबसे पहले हम समझते हैं। इससे हमारे को इस आर्टिकल को समझने में काफ़ी आसानी रहेगी। देखिए, मान लीजिए आपने बचपन में एक प्रोसेस के बारे में सुना होगा, इलेक्ट्रोलिसिस का प्रोसेस। अब यहाँ पर क्या रहता है कि आप दो रॉड डिप करते हैं, इसमें आप पानी डालते हैं। अब पानी के अंदर जब हम इलेक्ट्रिसिटी को दौड़ाते हैं, मतलब इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं, तो यहाँ पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपका अलग हो जाता है। अब ये डिपेंड करता है कि आपने इलेक्ट्रिसिटी कैसी जनरेट की है, मतलब कैसे किस प्रोसेस से जनरेट की है, इसके ऊपर डिपेंड करता है कि हाइड्रोजन किस नाम से जानी जाएगी। अब जैसे एक नाम होता है ब्लैक हाइड्रोजन। ब्लैक हाइड्रोजन में हम क्या करते हैं, कोल का इस्तेमाल करते हैं। कोल से हम स्टीम जनरेट करते हैं, इस स्टीम से हम टरबाइन रन करते हैं और इस टरबाइन से हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं। तो इस तरह से जो आपकी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हुई है और इससे आप हाइड्रोजन जनरेट कर रहे हैं, तो इसे कहा जाता है ब्लैक हाइड्रोजन। ऐसे ही आपकी एक ब्लू हाइड्रोजन होती है, जहां पर हम नेचुरल गैस का इस्तेमाल करते हैं स्टीम जनरेशन में, और बाकी प्रोसेस तो सेम ही है। ऐसे ही आपकी एक ग्रीन हाइड्रोजन होती है। अब यहां पर इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने के लिए आप सोलर एनर्जी का इस्तेमाल करते हैं या आप विंड एनर्जी का, मतलब रिन्यूएबल एनर्जी का आप इस्तेमाल करके यहां पर जनरेट कर रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी को। तो इस एनर्जी को या इस हाइड्रोजन फॉर्मेशन को कह देते हैं हम ग्रीन हाइड्रोजन। ऐसे ही आपकी एक पिंक हाइड्रोजन भी रहती है, जहां पर आप हाइड्रोजन के जनरेशन के लिए न्यूक्लियर एनर्जी का इस्तेमाल करते हैं। मतलब न्यूक्लियर थर्मल पावर प्लांट से आपकी इलेक्ट्रिसिटी आएगी और वहां से आप जनरेट कर रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी को, इलेक्ट्रिसिटी से जनरेट कर रहे हैं आप हाइड्रोजन को, तो इसको कहा जाता है पिंक हाइड्रोजन। अब ये तो अलग अलग टाइप हो गए। अब यहां पर क्या बात की जा रही है, देखिए एक चीज समझिए, हमें यहां पर दो चीजें चाहिए होती हैं। एक, किस तरह से इलेक्ट्रिसिटी आ रही है, ये हमारा प्राइम मुद्दा है, मेजर मुद्दा है। और दूसरा, यहां पर जो वाटर यूज कर रहे हैं, अगर हम फ्रेश वाटर यूज करेंगे तो आप सभी को पता है कि फ्रेश वाटर बहुत लिमिटेड अमाउंट में अर्थ के ऊपर अवेलेबल है, तो ये तो कल को खत्म हो जाएगा। तो यहां पर इसके लिए हम यूज करना चाहिए सी वाटर को। अब सी वाटर को यूज करने में एक प्रॉब्लम आती है। पहली चीज कि यहां पर क्रोजन देखने को मिलता है, क्योंकि हाइड्रोजन अकेला प्रोड्यूस नहीं होता है यहां पर आपके कैथोड पे। यहां पर एक आपका मॉलिक्यूल प्रोड्यूस होता है जो कि बहुत ज्यादा करोसिव होता है। अब इसी को ठीक करने के लिए यहां पर आईआईटी मद्रास ने क्या किया, कार्बन सपोर्ट मटेरियल का इस्तेमाल किया। कार्बन बेस्ड सपोर्ट मटेरियल को यूज करके क्रोजन की जो प्रॉब्लम है हमने वो दूर कर दी।
अब दूसरी चीज आती थी कि हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन यहां से बहुत कम निकलती थी, तो यहां पर ट्रांजिशन मेटल्स को हम एज ए कैटलिस्ट यूज करते हैं, जिससे हाइड्रोजन की प्रोडक्टिविटी इंप्रूव हुई। तो यहां पर इसे भी देखने को मिला, मतलब ये चीज भी हमें देखने को मिली। इसके अलावा सेलुलोज को हम यूज करते हैं एज ए सेपरेटर, ताकि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का वापस से क्रॉसओवर ना हो पाए और आपके हाइड्रोजन किसी और एलिमेंट के साथ भी रिएक्ट ना करें। तो इन शॉर्ट यहां पर आईआईटी मद्रास ने पहली बार जनरेट करा है सी वाटर से सोलर एनर्जी को यूज करते हुए आपकी हाइड्रोजन को। तो दैट्स अ ग्रेट स्टेप। अगर आने वाले समय में इसमें और ज्यादा रिसर्च की जाए और कॉस्ट इफेक्टिव बनाया जाए, तो कहीं ना कहीं हम इसे लार्ज स्केल पे डिप्लॉय करके इंडिया की इकोनॉमी को क्लीन इकोनॉमी में शिफ्ट कर सकते हैं। अब यहां आपको याद रखना है कि भाई हाइड्रोजन जनरेशन के लिए अब हम सी वाटर को भी यूज कर सकते हैं। इस आर्टिकल में इतना ही था। आइए अब बात करते हैं अगले आर्टिकल की। नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट सवाना बायोम्स। अभी एक स्टडी कंडक्ट हो रही है, अभी स्टडी का रिजल्ट तो नहीं पब्लिश हुआ है, बट सवाना के बारे में हमें पता होना चाहिए। यूपीएससी पहले मतलब 2014 से पहले आपके इस तरह के सवाल पूछती थी, जैसे सवाना बायोम्स के बारे में पूछ लिया। इसी का नाम सुडान टाइप ऑफ क्लाइमेट भी होता है, ट्रॉपिकल ग्रासलैंड भी इसी का नाम है, लानोस इसे वेनेजुला में कहा जाता है और कंपोज इसे ब्राजील में कहा जाता है। अगर बात की जाए वर्ल्ड के मैप की, तो मान लीजिए अगर ये 0 डिग्री आपका इक्वेटर है, तो इससे 7 से 20 डिग्री नॉर्थ से लेके 7 से 20 डिग्री आपके साउथ, दोनों साइड आपके इक्वेटर के सवाना बायोम्स आपको देखने को मिल जाते हैं। ये आपका एक तरह का ट्रॉपिकल ग्रासलैंड है, जहां पर आपको एलिफेंट ग्रास देखने को मिलती है। जैसे अफ्रीका में आपको बड़े बड़े जो जानवर देखने को मिलते हैं, जैसे जिराफ हो गया, या आपको टाइगर, लॉयन, चीता, ऐसी चीजें जो देखने को मिल रही हैं, वो इसी तरह के ग्रासलैंड में देखने को मिलती है। क्योंकि यहां पर आपके रिलेटिवली अगर हम टेम्परेचर की बात करें तो काफी ठीक ठाक रहते हैं, 22 से 37 डिग्री सेल्सियस के बीच में। ह्यूमिडिटी काफी कम रहती है और यहां पर बादल बहुत कम रहते हैं। अगर रेनफॉल की बात की जाए तो 25 से लेके 150 सेंटीमीटर तक की रेनफॉल रहती है एनुअली। ये आपकी ज्यादातर गर्मियों के समय पे होती है, मतलब विंटर में आपको रेनफॉल कम देखने को मिलेगी, समर में ज्यादा। अब इसके पीछे कारण यह है कि जो भी समुद्र के आसपास आपका इलाका रहता है, समर में वहां पर मॉइस्चर इनबाउंड होता है लैंड की तरफ, मतलब मॉइस्चर को कैरी करके आपकी हवाएं लैंड की तरफ चलती है, जमीन की तरफ चलती हैं, जिसकी वजह से समर में आपकी ज्यादा रेनफॉल रहेगी एज कंपेयर टू विंटर। इसके साथ साथ एक और रीजन भी है जिसकी वजह से यहां पर रेनफॉल कम होती है। जैसे अगर मैं आपको यह बताऊं कि ये जो आपका पार्ट है, जैसे सवाना या सुडान टाइप ऑफ क्लाइमेट आप जो कह रहे हैं, ये आपको कॉन्टिनेंट के इंटीरियर में देखने को मिलता है, मतलब बीच में देखने को मिलता है। अब यहां पर आपको इंडियन टाइप या मानसून टाइप ऑफ क्लाइमेट देखने को मिल जाता है, यानी ईस्टर्न मार्जिन पे। अब ईस्टर्न मार्जिन के बारे में मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? देखिए, यहां पर रेनफॉल ज्यादा इसलिए होती है क्योंकि ये आपका 20 to 23 डिग्री एंड हाफ, अगर आप यहां पर ट्रेवल करें चाहे नॉर्थ या साउथ में, आपकी ईस्टर्लीज फ्लो करते हैं, जिसे हम ट्रेड विंड के नाम से जानते हैं। तो ईस्टर्न मार्जिन पे इसकी वजह से रेनफॉल अच्छा खासा रहेगा। अब क्योंकि रेनफॉल यहां पर अच्छा खासा रहेगा, जैसे जैसे आप इंटीरियर की तरफ मूव करते रहेंगे, आपके बादलों में नमी कम होगी, मतलब मॉइस्चर कम होगा, इस वजह से इंटीरियर में रेनफॉल कम होगी। तो ये रीजन है दूसरा जिसकी वजह से यहां पर रेनफॉल कम रहती है। यहां पर आपको गर्मी और सर्दी अलग अलग सीजन देखने को मिलते हैं, वेट एंड ड्राई सीजन भी अलग अलग देखने को मिलते हैं। तो जो ट्रीज होंगी वो जनरली आपके एवरग्रीन नहीं हो सकते, यहां पर आपको ब्रॉड लीफ वैरायटी देखने को मिलती है। ट्रीज आपके बहुत दूर दूर फैले होते हैं। अब यहां पर इतनी दूर दूर पेड़ फैलने का कारण दो है। देखिए, एक तो वाटर की कमी, पानी की कमी होगी तो ट्रीज के लिए फोटोसिंथेसिस को परफॉर्म करना मुश्किल रहेगा, मतलब अपनी फूड सप्लाई को मेंटेन करना मुश्किल रहेगा, और इसकी वजह से आप देखेंगे कि प्लांट मर जाएंगे, सूख के मर जाएंगे। एंड दूसरी चीज यहां पर देखने को मिलती है कि भाई यहां पर फॉरेस्ट फायर फ्रिक्वेंट होंगे। अब ऐसा क्यों? गर्मी ज्यादा पड़ेगी, ड्राई कंडीशन है, बारिश नहीं होगी, तो जंगलों में आग लग जाएगी सूखी घासों में। अब घास क्या होती है कि जैसे ही बारिश पड़ी फिर से रिवाइव कर सकती है, बट प्लांट्स के केस में ये देखने को नहीं मिलता है। तो इसकी वजह से आप ये देखेंगे कि पेड़ बहुत कम देखने को मिलेंगे। जो पेड़ देखने को भी मिलते हैं वो ड्रॉट रेजिस्टेंट कैटेगरी में आते हैं। बाओबाब आपका एक स्पेशल टाइप ऑफ ट्री है, जो जैसे आपका कुछ इस तरह से दिखता है, तना इस तरह से मोटा होगा, ऊपर छोटी छोटी ऐसी छोटी छोटी डंडियां होंगी। अब इसके पीछे कारण क्या रहता है? यहां पर इसको तना मोटा रखने का रीजन यह है कि ड्राई सीजन में ये पानी को स्टोर कर सके। ऐसे ही बॉटल ट्री आपको ऑस्ट्रेलिया के सवानाज में भी देखने को मिलते हैं। तो ये जो इसका जो तना है, इसमें पानी स्टोर होता है। अब देखिए, इस एलिफेंट ग्रास के बारे में एक चीज याद रखना है, ये इतनी ज्यादा न्यूट्रिशियस नहीं होती। टेम्परेट एरिया में आपको अल्फा अल्फा ग्रास मिलती है जो कि बहुत ज्यादा न्यूट्रिशियस होती है, और वहां पर आपको डेयरी सेक्टर काफी अच्छा ग्रो करता हुआ दिखता है। तो यहां आपको इसको याद रखना है। आइए अब बात करते हैं अगले आर्टिकल की। इस आर्टिकल में हम बात करेंगे ट्रांसजेनिक क्रॉप के बारे में। देखिए, सबसे पहले आप समझिए कि ट्रांसजेनिक कॉटन या क्रॉप क्या होती है। मान लीजिए एक क्रॉप प्लांट है आपके पास, आप चाहते हैं कि इसके अंदर ड्रॉट रेजिस्टेंट वैरायटी आ जाए।
अब ये आपका जो क्रॉप है, ये आपकी मान लीजिए राइस की है, या आप कॉटन की लगा लीजिए, ये कॉटन की है। अब मैं चाहता हूँ इसमें ड्रॉट रेजिस्टेंट वैरायटी को मैं डेवलप कर सकूँ। अब क्या हुआ कि मेरे को पता है कि बाजरे के अंदर ये ड्रॉट रेजिस्टेंट वैरायटी के जीन्स होंगे, क्योंकि ये कम बारिश में भी आपका प्लांट सस्टेन कर सकता है अपने सर्वाइवल को। अब यहां पर अगर मैं इसके कुछ जीन्स जो इस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है निकाल कर इस कॉटन में ऐड कर दूं, तो इसे कहा जाता है ट्रांसजेनिक कॉटन। अब ऐसा हम करते भी हैं। जैसे पिंक बुलवॉर्म है, इसके खिलाफ हम रेजिस्टेंस डेवलप करना चाहते हैं कॉटन के अंदर, तो हमने क्राई21A ये जीन्स ऐड कर दिया कॉटन के अंदर। इसे भी क्या कहा जाएगा? ट्रांसजेनिक कॉटन। अब ऐसे ही आपने बीटी कॉटन के बारे में सुना है, बीटी ब्रिंजल के बारे में सुना है, इनमें भी हमने कुछ बैक्टीरिया के जीन्स को ऐड किया ताकि ये पेस्ट के खिलाफ रेजिस्टेंस डेवलप कर सके। अब ऐसा ही पिंक बुलवॉर्म के खिलाफ हमने रेजिस्टेंस डेवलप करने के लिए एक सीड बनाया, जिसको टेस्ट करना चाहते हैं हम गुजरात, महाराष्ट्र और तेलंगाना में। अब ये सीड किसने डेवलप किया? आपके बायो सीड रिसर्च इंडिया ने। अब इसके लिए इसने अप्रूवल ले लिया है आपकी जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी से, और इसने आगे चलकर आपके डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी को यह कहा है कि भाई आप स्टेट्स के साथ मिलकर बैठ के कुछ प्रोग्राम बिल्ड कीजिए ताकि कैपेसिटी बिल्डिंग हम कर सके इन स्टेट्स की आने वाले समय में इस तरह की क्रॉप्स को डेवलप करने में या इन्हें इंप्लीमेंट या कल्टीवेट करने में। अब यहां जिन स्टेट्स के ऊपर हमारा मेजर फोकस है दैट इज गुजरात, महाराष्ट्र, तेलंगाना। अब इन्हीं के ऊपर क्यों? क्योंकि देखिए ब्लैक कॉटन सॉइल यानी रेगुर सॉइल यहीं पर ही मिलती है। कॉटन प्रोडक्शन के लिए ये एरिया बहुत ज्यादा प्राइम है, तो इसी वजह से यहां पर सबसे पहले फोकस कर रहे हैं। अब जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी के बारे में जान लेते हैं, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट के अंडर आती है। इसको रिस्पॉन्सिबिलिटी ये दी गई है कि किसी भी तरह के जेनेटिक क्रॉप्स को अगर हम इंडिया में इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं तो उस केस में आपको इनसे परमिशन लेनी होगी। साथ के साथ अगर कोई हजार्डियस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हम लार्ज स्केल पे यूज करने वाले हैं तो उस केस में भी हमें इनसे अप्रूवल लेनी होगी। इसको ज्वाइंटली चेयर करते हैं मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट के जो सेक्रेटरी हैं वो, प्लस डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक के जो सेक्रेटरी हैं वो। तो आई होप आपको इस आर्टिकल में सभी चीज़ें अच्छे से क्लियर हुई हों। आइए अब चलते हैं अगले आर्टिकल पे। अभी भारत के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट रेट 7.7% पहुंच गई है, जो कि पहले की तुलना में काफ़ी कम है। अब देखिए यहाँ आपको कुछ टर्म्स को समझना है। ज़्यादा आपको आर्टिकल के जो फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं उन्हें याद रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये आप जब तक पेपर देंगे तब तक फैक्ट एंड फिगर फिर से रिवाइज हो जाएंगे, मतलब फिर से चेंज हो जाएंगे, तो हमें इन्हें याद रखने की जरूरत नहीं है। जो लेटेस्ट डाटा होगा, जो लेटेस्ट आपके फैक्ट्स एंड फिगर होंगे, उन्हीं को हमें याद रखने की जरूरत है। अब यहाँ पर सबसे पहले समझिए कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट होता क्या है। जैसे मान लीजिए एक इकॉनमी में 100 लोग ऐसे हैं जो काम कर सकते हैं, मतलब जो 15 साल से लेकर 64 साल की उम्र के बीच में आते हैं, जिन्हें हम वर्कफोर्स भी कह देते हैं। अब इनमें कुछ 25 लोग ऐसे हैं जिनको रोजगार नहीं मिल पा रहा है, तो यहां पर आपका अनएम्प्लॉयमेंट रेट रहेगा 25% के आसपास। अब अनएम्प्लॉयमेंट होता क्या? जैसे मान लीजिए मैं नौकरी ढूंढ रहा हूं, अब मुझे नौकरी नहीं मिल रही है, तो इस तरह की चीजों को कहा जाता है अनएम्प्लॉयमेंट। मतलब एक इंसान काम करने के लिए उत्सुक तो है, बट उस इंसान को नौकरी नहीं मिल पा रही है। अब जब वो इस तरह का काम खोज नहीं पाता है तो इसे कहा जाता है अनएम्प्लॉयमेंट। अब अनएम्प्लॉयमेंट रेट का मतलब क्या है कि हम ऐसे ही लोगों को ढूंढ रहे हैं, परसेंटेज को कैलकुलेट कर रहे हैं जो वर्किंग पॉपुलेशन के अकॉर्डिंगली, मतलब जो काम करने के लायक तो हैं बट अभी काम नहीं मिल पा रहा है, तो इसी को कहा जाता है अनएम्प्लॉयमेंट रेट। अब ऐसे ही लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट भी होता है। मतलब मान लीजिए आपने सेम 100 बंदे लिए, इन 100 बंदों में से आपके 75 लोग काम कर रहे हैं इकोनॉमी के अंदर, तो इसे कह देते हैं लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट। मतलब जहां हम ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई 100 में से कितने लोग ऐसे हैं जो काम कर रहे हैं, काम नहीं कर रहे हैं उसे अनएम्प्लॉयमेंट रेट कहते हैं। लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट किसे कहते हैं कि कितने लोग काम कर रहे हैं। तो ये दोनों में फर्क है, याद रखना। हो सकता है प्रीलिम्स में इसके बारे में क्वेश्चन आए, मेंस में आने की तो प्रोबेबिलिटी बहुत कम है। आइए अब बात करते हैं अगले आर्टिकल की। इस आर्टिकल में हम बात करेंगे वॉल्केनो के बारे में, दैट इज अंकारावतु वॉल्केनो। अब ये लोकेटेड है आपका इंडोनेशिया में। अब आप यहां एक चीज याद रखना, देखिए आप जब इन आइलैंड्स के बारे में या इन लोकेशंस के बारे में देखते हैं, आपको मैप वर्क पता होना चाहिए। ये आपका इंडियन ओशन के आसपास लोकेटेड है। यहाँ पर आपका अरेबियन सी वाला पार्ट थोड़ा ऊपर आ जाता है नॉर्थ की तरफ। ये आपका जैसे जावन और सुमात्रन आइलैंड है, उसके बीच में आपका आइलैंड लोकेटेड है, जहां पर आपको अभी वॉल्केनिक इरप्शन देखने को मिली है। ये आपकी सुंडा स्ट्रेट है। इस सुंडा स्ट्रेट के नॉर्थ में आता है आपका सुमात्रा आइलैंड और साउथ में आ जाता है आपका जावन आइलैंड। इसको याद रखना। इस मैप में वैसे आपको इतना ही जानना था। अब एक सवाल है मेरा आप सभी से, 10 तारीख की वीडियो में भी हमने एक वॉल्केनो के बारे में बात की थी।
आपको मुझे उस वॉल्केनो का नाम बताना है और यह बताना है कि वो कौन सी कंट्री में लोकेटेड है। आइए अब बात करते हैं अगले आर्टिकल की। इस आर्टिकल में हम बात करेंगे अमेजॉन फॉरेस्ट के बारे में। देखिए, कोलंबिया के अमेजॉन फॉरेस्ट में कुछ 40 दिनों से कुछ बच्चे गुम हो गए थे। अब यहां पर आपको उन बच्चों के बारे में जानना जरूरी नहीं है। फिलहाल यूपीएससी पर्सपेक्टिव से हमारे लिए जानना जरूरी है अमेजॉन फॉरेस्ट के बारे में, जिसे एवरग्रीन फॉरेस्ट भी कहा जाता है, इक्वेटोरियल रीजन फॉरेस्ट भी कहा जाता है, अमेजॉन टाइप फॉरेस्ट भी कहा जाता है, सल्वेसा भी कहा जाता है और ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट भी कहा जाता है। अब आपको मुझे यह बताना है, एक सवाल है मेरा, कि साउथ अमेरिका के अलावा और कौन कौन सी कंट्रीज में आपको अमेजॉन फॉरेस्ट देखने को मिल जाता है। अगर बात की जाए, जैसे ये आपकी इक्वेटर है, ये 0 डिग्री है, यहां पर इसको ड्रॉ कर लेते हैं, 0 डिग्री है, इससे 10 डिग्री नॉर्थ से लेके 10 डिग्री साउथ तक, इसके बीच में आपको इक्वेटोरियल टाइप ऑफ क्लाइमेट देखने को मिलता है, यानी एवरग्रीन फॉरेस्ट देखने को मिलता है। इस एरिया की पहली खास बात यह है कि यहां पर आपको लगभग टेम्परेचर कांस्टेंट देखने को मिलता है 25 से लेके 30 डिग्री सेल्सियस के बीच में। अब ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? देखिए, इक्वेटर पे आपका सन थ्रू आउट ईयर ओवरहेड रहता है, जिसकी वजह से यहां पर आपको इतने ज्यादा सीजनल वेरिएशन देखने को नहीं मिलते हैं टेम्परेचर में। मतलब सर्दी गर्मी अलग अलग मौसम नहीं है यहां पर एक ही मौसम है गर्मी का, और गर्मी भी ऐसी जहां पर ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा रहेगी। अब ह्यूमिडिटी ज्यादा क्यों रहेगी? क्योंकि सन जो आपका डायरेक्टली ओवरहेड है उसकी वजह से इवेपोरेशन ज्यादा होगी। अब इवेपोरेशन ज्यादा होगी तो हवा में नमी रहेगी। अब इसी वजह से आपको देखने को मिलेगी कि यहां पर ह्यूमिडिटी काफी हाई रहने वाली है। यहां आपका क्लाउडी वेदर रहेगा और हर रोज शाम को 5-6 बजे से बारिश होगी, जिसकी वजह से, क्योंकि बारिश हर रोज हो रही है, आपको रेनफॉल थ्रू आउट द ईयर देखने को मिलेगी। अब रेनफॉल थ्रू आउट द ईयर देखने को मिलेगी तो यहां पर कोई पर्टिकुलर सीजन नहीं होगा जब आपके ट्रीज लीव्स को अपनी झाड़ दें। मतलब यहां पर आपको एवरग्रीन टाइप ऑफ फॉरेस्ट देखने को मिलेंगे जो कि बहुत ज्यादा आपके डेंस रहेंगे। यहां डेंस फॉरेस्ट होने के कारण आपके जो नीचे वाला जो एरिया है, जैसे जो जमीन के आसपास की सतह है, वहां पर घास ज्यादा नहीं देखने को मिलेगी, मतलब कोई अंडरग्रोथ नहीं है। बट यहां आपको एक नई वैरायटी ऑफ ट्रीज देखने को मिलता है, दैट इज एपीफाइट। अब एपीफाइट क्या होता है? देखिए, मान लीजिए आपने कभी पेड़ देखा होगा, कोई उस पेड़ के ऊपर कोई बेल लताएं ऐसे ऊपर चढ़ जाएं, तो इसे कहा जाता है एपीफाइट। जैसे मनी प्लांट हो गया। अब ये जो एपीफाइट रहते हैं ये बेसिकली ऊपर की तरफ ग्रो इसलिए करते हैं क्योंकि यहां पर सनलाइट के लिए सभी लोग फाइट कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से ट्रीज की हाइट काफी लंबी भी रहती है और अपने आप को सनलाइट देने के लिए, यानी अपने फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस को कंटिन्यू रखने के लिए, ये एपीफाइट भी ऊपर की तरफ ग्रो करते हैं। तो ये चीज आपको याद रखनी है। साउथ अमेरिका में यहां पर आपको एक इंपॉर्टेंट ट्राइब देखने को मिलते हैं, दैट इज अमेजॉन इंडियंस। रेड इंडियंस आपको पता है ना कहां पर थे? रेड इंडियंस आपके नॉर्थ अमेरिका की तरफ थे और अमेजॉन इंडियंस आपके साउथ अमेरिका की तरफ है। यहां पर जनरली जो आपको वुड देखने को मिलती है, हार्डवुड रहती है। इसके साथ साथ आपको यह भी याद रखना है कि इसके 1 किलोमीटर स्क्वायर में आपको बहुत ज्यादा बायोडाइवर्सिटी देखने को मिल जाएगी, जितनी तो आपको पूरे डेजर्ट बायोम में नहीं देखने को मिलेगी। अब इसके पीछे रीजन क्या है? देखिए, टेम्परेचर आपका लगभग एक जैसा है, तो स्पीशीज को टाइम मिलता है इवॉल्व करने के लिए, और यही कारण है कि यहां पर बायोडाइवर्सिटी बहुत ज्यादा देखने को मिलती है। जितने भी आपको न्यू स्पीशीज देखने को मिलती हैं वो ज्यादातर आपको एवरग्रीन फॉरेस्ट टाइप एरिया में देखने को मिलती है, जहां पर रेनफॉल ज्यादा होगा। रेनफॉल ज्यादा हो और टेम्परेचर आपका ज्यादा वेरिएशन ना शो करता हो, क्योंकि जितना ज्यादा टेम्परेचर में वेरिएशन होगा स्पीशीज को अडेप्ट करना पड़ेगा। अब जो स्पीशीज अडेप्ट नहीं कर पाएंगी वो मर जाएंगी। तो इसकी वजह से यहां आपको याद रखना है कि भाई अमेजॉन फॉरेस्ट एक परफेक्ट लोकेशन है स्पीशीज के इवॉल्व होने के लिए। अब यहां दूसरी इंपॉर्टेंट बात आती है, यहां आपको चीता, लॉयन, टाइगर ऐसी स्पीशीज देखने को नहीं मिलेंगी। ज्यादातर आपको रेप्टाइल्स देखने को मिलेंगी। रेप्टाइल्स क्यों देखने को मिलेंगे? बिकॉज भागते हुए मान लो चीता किसी पेड़ से टकरा गया तो उसकी तो मौत हो जाएगी। यहां डेंसिटी जो पेड़ की है वो बहुत ज्यादा है 1 स्क्वायर किलोमीटर में, तो ऐसे एरिया में आपको कभी भी बड़ी जाइंट स्पीशीज देखने को नहीं मिलेंगी। ना एलिफेंट होंगे ज्यादा, ना आपके ज्यादा टाइगर होंगे। आपको मॉन्कीज देखने को मिल सकते हैं, स्नेक्स देखने को मिल सकते हैं। इसके अलावा इन एरिया की जो सॉइल है वो काफी पुअर रहेगी। क्यों? देखिए, टेम्परेचर ज्यादा होने की वजह से यहां आपको देखने को मिलता है कि डीकंपोजिशन काफी तेजी से होगी। अब डीकंपोजिशन तेजी से होगी, प्लस यहां आपको बारिश की वजह से ये देखने को मिलेगा वाटर सॉल्युबल जो आपके मिनरल्स हैं वो पानी में से अलग हो जाएंगे। तो इन दोनों के कारण आपको ये देखने को मिलेगा कि इन एरिया की जो सॉइल है वो काफी पोर रहेगी। अगर एक बार इस एरिया में जंगल को आग लग गई और जंगल साफ हो गया तो सेम क्वालिटी का जंगल फिर से उगा पाना बहुत मुश्किल रहेगा। तो इस आर्टिकल में इतना ही था। आइए अब बात करते हैं अगले आर्टिकल की। यह आर्टिकल बात कर रहा है नॉर्थ स्ट्रीम के बारे में, जो कि आपकी रशिया से जर्मनी तक आपस में कनेक्शन एस्टैब्लिश करती है।
अब ये आपकी बाल्टिक सी से होकर निकलती है, तो आपको पता होना चाहिए बाल्टिक नेशन कौन कौन से हैं। यहाँ पर आपको नॉर्वे याद रखना है, नॉर्वे के बाद यहाँ पर स्वीडन, ऑल्दो नॉर्वे थोड़ा सा बाहर की तरफ चला गया तो इसे आप छोड़ भी सकते हैं। यहाँ पर स्वीडन आ गया, स्वीडन के बाद क्लॉकवाइज अगर हम जाते हैं फिनलैंड, फिनलैंड के बाद रशिया, इस्तोनिया, लतीविया, लुथीनिया, बेलारूस किसी भी तरह से इससे बॉर्डर शेयर नहीं कर रहा है, देन पोलैंड, ये छोटा सा पार्ट आपका रशिया का है, एंड देन जर्मनी, और ऊपर आ गया आपका डेनमार्क। अब देखिए, जब इस बार आपको क्वेश्चन पूछा गया था यूपीएससी में तो लतीविया और लुथीनिया आपके ऑप्शन में थे। तो ये क्यों ऑप्शन में थे? क्योंकि बाल्टिक सी उस समय भी न्यूज़ में था। अभी हुआ यह है कि पोलैंड के अंदर मतलब कुछ एक ऐसी रिपोर्ट पब्लिश हुई है कि भाई जो आपकी नॉर्थ स्ट्रीम है इसको डिस्टर्ब करने में पोलैंड का हाथ रहा है। तो इस नॉर्थ स्ट्रीम के बारे में और बाल्टिक सी के बारे में इतना ही जानना था। एक बार पोलैंड के बारे में भी जान लेते हैं। पोलैंड के अगर नॉर्थ में बात करें तो बाल्टिक सी आ गया आपका, फिर नॉर्थ में ही आपका रशिया आता है, फिर क्लॉकवाइज अगर मूव करें तो लुथीनिया, बेलारूस, यूक्रेन, स्लोवाकिया, चेक रिपब्लिक एंड जर्मनी। जर्मनी इसके वेस्ट में है, ईस्ट में आपका बेलारूस, यूक्रेन, साउथ में स्लोवेकिया एंड चेक रिपब्लिक, एंड नॉर्थ में बात करें तो रशिया और लुथीनिया। लतीविया से किसी भी तरह से बॉर्डर शेयर नहीं कर रहा है। अब देखिए, इन चीज़ों को आपको याद क्यों रखना है? इस बार ही आपको पूछा गया था यूक्रेन के आसपास के देश के बारे में, तो आपको ये याद रखना होगा कि कौन से देश के आसपास कौन से देश बॉर्डर शेयर करते हैं। और जनरली ये क्वेश्चन करंट अफेयर से आते हैं, तो आई होप आपको पता हो। तो इस आर्टिकल में इतना ही था। अगर आपको हमारे हैंड रिटन नोट्स को डाउनलोड करना है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल यूपीएससी मंच को इस क्यूआर कोड को स्कैन करके ज्वाइन कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही था। धन्यवाद।